नमस्कार, अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने की भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरे दिल में है सम्मान, वो है बहुत अच्छे इंसान। भारत अमेरिका में जल्द अच्छी ट्रेड डील होने की भी जताई संभावना। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन संपन्न। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, 2026 तक सभी राज्य विधानसभाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगी उपबंध। वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पहल भी शुरू। विधान पालिकाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के साथ साथ प्रक्रियाओं को और अधिक समन्वित और सुलभ बनाना उद्देश्य। तमिलनाडु चुनाव से पहले एनडीए को बढ़त। टीटीवी दिनाकरन की एएमएमके ने फिर थामा एनडीए का हाथ। चेन्नई में पीयूष गोयल पलानीस्वामी की अहम बैठक। एनडीए की सत्ता वापसी का दावा। भारत और यूरोपीय संघ एक और नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने पर हुए सहमत। समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद रोधी उपायों पर साथ मिलकर करेंगे काम। यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक और भारत यूरोप की आर्थिक मजबूती के लिए अपरिहार्य। न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहले टी20 में जीता भारत। अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन का खड़ा किया भारत ने विशाल स्कोर। न्यूजीलैंड को 48 रन से हराकर टी20 सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। प्रधानमंत्री को अपना करीबी मित्र बताते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जरूर होगा। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर गतिरोध जारी है और दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान बड़ा ही सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। संभावित व्यापार समझौते के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता जल्द होने जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाली अम्मा मक्कल मुनेत्र कषकम ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में यानी कि एनडीए में फिर से शामिल होने की घोषणा की है। दिनाकरन ने 21 जनवरी 2026 को ये निर्णय लिया और इसके लिए चेन्नई में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एल मुरुगन और भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन की उपस्थिति में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस बैठक में दिनाकरन ने औपचारिक रूप से अपनी पार्टी एएमएमके और एनडीए के बीच संबंधों के पुनरुद्धार की घोषणा की। इस कदम से आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए को सशक्त स्थिति मिलने की संभावना बढ़ गई है। I am indeed honored and delighted, personally very happy that my good friend, senior leader of the NDA, my brother Thiru Dinakaran, has decided to come back to the NDA family. Thiru Dinakaran was with my father in the Rajya Sabha in the period 2004 to 2007, and since then I have seen his good work, I have seen his popularity,
I have seen his leadership skills. We will all work together as one family and we will defeat the anti-Bharat, anti-India DMK alliance. We will make sure that all the corruption of Thiru Stalin, of Thiru Udaynidhi, of his brother-in-law Thiru Sabrishan, all of this corruption of DMK will be exposed before the people of Tamil Nadu, and the NDA alliance will provide good leadership, good governance, social welfare for our sisters and daughters of Tamil Nadu. इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चेन्नई में AIADM के प्रमुख पलानी स्वामी से भी एक अहम बैठक की। तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे को लेकर गठबंधन में उत्साह है और एक बड़ी जनसभा आयोजित की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि AIADMK के नेतृत्व वाला NDA अप्रैल में सत्ता में आएगा और राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, सुशासन को बढ़ावा देगा। साथ ही महिलाओं, युवाओं, किसानों, मछुआरों और समाज के सभी वर्गों के लिए काम तथा तमिल संस्कृति और गौरव को पुनर्स्थापित करेगा। Today, I had the honor of visiting and having breakfast with our leader, the leader of the AIADMK alliance in Tamil Nadu, Mr. Edappadi Palaniswamy ji. I brought with me the greetings and good wishes of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, of Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji, and the good wishes of the newly elected President of the Bharatiya Janata Party, Shri Nitin Nabin ji. Thiru Palaniswamy is my old friend. I have very high regard for him, and I am confident that under the leadership and guidance of Prime Minister Shri Narendra Modi ji at the centre and Thiru Palaniswamy ji in Tamil Nadu, the NDA alliance will completely throw out the DMK government, the corrupt, incompetent, compromised and anti-development government of DMK is certainly going to lose this election. Tomorrow, we are all very, very excited and happy that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji will be visiting Tamil Nadu, and a large public meeting has been organized. The people from all over Tamil Nadu are coming very enthusiastically to meet the Prime Minister, to meet Thiru Edappadi Palaniswamy ji and all the other leaders of a united and strong Anna DMK-led NDA in the state of Tamil Nadu, which will come to power in April and transform the future of Tamil Nadu. 2026 तक सभी राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये जानकारी उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के बाद दी। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय सम्मेलन में विधानसभाओं को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई। इसी के तहत वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पहल शुरू की गई,
जिसके तहत सभी राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई डिजिटल संसद के रूप में एक ही मंच पर लाई जाएगी। राज्य विधानसभाओं के अंदर बैठकों की घटती संख्या हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए सर्वसम्मति संकल्प लिया कि कम से कम 30 दिन विधानमंडलों की बैठक हो, जिससे सार्थक और सकारात्मक चर्चा हो, राज्य के अंतिम व्यक्ति की आवाज भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार तक पहुंचे। इसी तरीके से प्रौद्योगिकी का उपयोग, एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम विधान मंडलों को पारदर्शी जवाबदेही के साथ उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करेंगे और हमारे विधायकों की क्षमता बढ़ाने के लिए जहां सभी राज्यों के अंदर रिसर्च विंग, डिजिटल लाइब्रेरी और एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पुरानी जितनी भी डिबेट, नियम कानून बनाने की प्रक्रिया है उन विधानसभा में हुई है, उनका डिजिटलाइजेशन कर मेटा डेटा के आधार पर विधायक पुरानी चर्चाएं, संवाद, कानून बनाने की प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त कर श्रेष्ठ संवाद कर सके, अच्छी चर्चा कर सके। सभी राज्य की विधानसभाएं के एक मानक तय किएंगे और उस मानकों के आधार पर हम नेशनल इंडेक्स बनाएंगे। उसमें सभी विधानसभाएं श्रेष्ठता हासिल करें, इसके लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। जितनी विधानसभाएं कार्यकुशलता बेहतर होगी उतनी ही जवाबदेही भी बनेगी। मेरी सभी माननीय संसद सदस्यों से अपेक्षा रहती है, संसद चर्चा संवाद के लिए श्रेष्ठ परंपराओं पर पार्टी संसद में हो, इसलिए बिना बाधित संसद सत्र का चले। सभी माननीय सदस्य अपने विचार, दृष्टिकोण, अपने क्षेत्र की समस्याएं, कठिनाई, चुनौतियों को रखें ताकि हम कार्यपालिका पर जवाबदेही कर सकें और एक बेहतर परिणाम संसद के माध्यम से ला सकें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि ये 2028 या उससे भी पहले संभव है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के एक सत्र में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चिंता का एकमात्र विषय अमीर देशों में कर्ज का पहाड़ और उनका भारत पर संभावित असर क्या होगा। India will become the third largest economy in the coming few years itself. The last decade of very transformational change which has happened in our country, and it's a very well thought through, well defined and very focused execution. All this combined with the base of technology that we have put, we can very clearly say that India is going to grow with 6 to 8% real growth and a moderate 2 to 4% inflation and a nominal growth of 10 to 13% with 95% confidence interval in the next 5 years. When we look at 540 million new bank accounts opened, when we see 130 million toilets getting constructed, when we see 800 million people getting ration every month, that shows that the security of the poorest comes as a priority for our government, for Prime Minister Modi ji. And that has helped us bring 250 million people out of poverty. भारत और यूरोपीय संघ ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निर्णय लिया है। यूरोपीय संघ की उच्चतम रैंक की राजनयिक काजा कैलास ने घोषणा की है कि दोनों पक्ष अगले सप्ताह एक व्यापक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करेंगे। ये समझौता समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद रोधी उपायों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करेगा।
In a few days, the European Union and India will meet in New Delhi for the 16th EU-India Summit. This is a pivotal moment for our bilateral relationship with renewed political momentum and clear sense of purpose. Preparations are advancing well, though I must say not without challenges. Work has been coordinated and focused, and cooperation with Indian partners has been productive. Negotiations on the joint statement and the new strategic agenda have been driven by determination and understanding on both sides that this summit must deliver, taking into account the geopolitical landscape. The EU and India are moving closer together at the time when the rules-based international order is under unprecedented pressure through wars, coercion and economic fragmentation. Two major democracies cannot afford to hesitate. We must become more ambitious partners. Europe and India share a responsibility to uphold international law and the UN Charter and adopt the multilateral system so that it works also in the 21st century and beyond. The summit will adopt a new joint EU-India comprehensive strategic agenda, setting our course towards 2030. Leaders will endorse concrete deliverables that move our partnerships from words to actions. Three stand out. First, we aim to conclude negotiations on the EU-India Free Trade Agreement. This deal will open markets, remove barriers and strengthen critical supply chains in clean technologies, pharmaceuticals and semiconductors. Second, today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defence partnership in areas like maritime security, cybersecurity and counterterrorism. We will also launch negotiations on a security of information agreement. In a more dangerous world, we will both gain from working closer together. भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आधुनिक युद्ध में वायु शक्ति की केंद्र भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना बार बार ये साबित कर चुकी है कि वो त्वरित और निर्णायक परिणाम देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि वायुसेना के पास महज कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के भीतर कई ठिकानों पर सटीक हमला करने की क्षमता है। नई दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि आज के युद्धों में हर जगह वायु शक्ति ने ही निर्णायक भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि बदलते युद्ध परिदृश्य में वायुसेना की भूमिका लगातार बढ़ रही है और भारतीय वायुसेना इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय वायुसेना की क्षमताओं का उल्लेख करते हुए एयर चीफ मार्शल ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य सटीकता, तेज कार्रवाई और रणनीतिक संघर्ष समाधान का एक महत्वपूर्ण उदाहरण रहा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। So we need to remember that unless we are a strong military power, unless we have shown our will to use it, we will be subject to subjugation sometime or the other. It is not good enough to be a strong economy only. It is not good enough to be technologically very advanced only, unless you know what to do with it in terms of military. So, whether it is, when I talk about military power, now when we look at what is happening around the world and what has happened in India, which part of that military power which has come in handy or which has delivered what was required to be delivered? I think I don't have to name it. It is air power. And it becomes very important that we focus our attention towards this part of the military in case we want to be, a force to be reckoned with. Whether it is, getting people out of conflict zone, like we did it in Sudan, or whether it is, giving a blow to the terrorist infrastructure and their perpetrators, or whether it is attacking
multiple bases in Pakistan in a matter of few hours to send a signal that enough is enough and bring them to their knees. It was air power which did the trick, and that has to be remembered. Right now, creating a strong military, like I said, especially the Air Force, becomes a necessity. And it will ensure that we are, this is a requirement if we have to take a flight towards Vikasit Bharat of 2047. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत प्रौद्योगिकी के निर्माता के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बेंगलुरु स्थित CMR प्रौद्योगिकी संस्थान के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में निरंतर उभर रहा है। उपराष्ट्रपति ने आत्मनिर्भरता और नवाचार को विकसित भारत एट 2047 का प्रमुख स्तंभ बताया, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी भारत पर अपनी शर्तें न थोप पाए। We are now emerging as the creators of technology. So many startups are coming up. So many of our engineers are the innovators in abroad, in many countries. Initiatives like the Digital India, Startup India, and Make in India have made entrepreneurial ecosystem in our country vibrant and supportive. It gives me immense pleasure to see that your institute has created a strong ecosystem for innovation and entrepreneurship, nurturing 50+ startups through the CMRIT Innovation and Incubation Center. That's what I have been explained, and I am very proud of that achievement. The global scenario today is full of challenges. Climate change, cybersecurity threats, equitable access to technology and ethical use of AI are some of them. We have to concentrate on that. These challenges also offer incredible opportunities for innovation, entrepreneurship, and of course, the leadership. I got a lot of confidence on my young India that 2047 is going to be the year when India is going to be the supreme power of the world. And also I am telling you, we want to be the most powerful, not to dominate the other countries, not to dictate unjustified norms to other countries, but nobody should dare to dictate terms to Mother Bharat. That's why we want to become the most powerful nation of the world. उपराष्ट्रपति ने तेजी से बदलती प्रौद्योगिकियों के दौर में छात्रों से अपने को अपग्रेड और उसके अनुरूप तैयार रहने का आह्वान किया। Where knowledge meets innovation and discipline is blended with creativity. We are all pleased to see that the Institute has kept pace with the rapid technological changes while remaining anchored in strong academic values. The technology, the way it is changing, the innovations it is coming up. What it was last year sometimes become irrelevant. What it was in the last 3 months before, there is a big change is coming up. So we have to equip ourselves to adopt. The institution and the students should get ready to adopt themselves for the dramatical changes coming up in the technological field. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के ऋषिकेश गीता भवन स्वर्गाश्रम में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह को संबोधित किया।
इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत का हर वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म से आकांक्षा है, दुनिया का हर व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की और दुनिया की समस्या के समाधान के लिए देख रहा है, हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है, वो गीता प्रेस से अनजान नहीं हो सकता। गीता प्रेस ने अपना ये स्थान निश्चित किया है। उन्होंने कहा कि इन्होंने देश की संस्कृति को हर व्यक्ति, हर घर, हर परिवार और उसके हृदय में अटूट श्रद्धा भारतीय संस्कृति के प्रति निर्मित करने का काम गीता प्रेस ने किया है। करोड़ों संतों ने जो अहर्निश प्रयास किया, वो प्रयास को गीता प्रेस ने रेखांकित कर लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध करा दिया और इसके कारण सनातन धर्म के प्रति आकर्षण, सनातन धर्म के प्रति आशा और भारतीय संस्कृति में विश्वास फिर से एक बार हम दृढ़ होता हुआ देख रहे हैं। कल्याण ने हमें बता दिया कि सभ्यताएं तलवार से नहीं, शब्दों और ज्ञान से ही खड़ी होती है और शब्द तब प्रभावी होते हैं जब वो सत्य के और सत्व के चमकारे से चमकते हो। भारत ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए T20 सीरीज के पहले मुकाबले को 48 रनों से जीत लिया है। इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की इस सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। बुधवार को खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन बनाए। भारत ने 27 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। यहां से अभिषेक शर्मा ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ तीसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 99 रन जुटाते हुए भारत को 126 के स्कोर तक पहुंचा दिया। सूर्या 22 गेंदों में 1 छक्का और 4 चौकों के साथ 32 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में 8 छक्कों और 5 चौकों के साथ 84 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित ओवर्स में 7 विकेट पर 190 रन ही बना पाई और 48 रन से मैच हार गई। इसी के साथ भारत के पास अब सीरीज में 1-0 की बढ़त हो गई है। कार्यक्रम में चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं IAF बैंड द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष के जश्न पर मंत्र मुग्ध कर देने वाली परफॉर्मेंस के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार। लम्हा दर लम्हा तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। आंसू मिले देखा था जो पलकों को भी जोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी हर मोड़ पे सब